बॉडी। नमस्कार, टॉप 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट संकट की। आज के ही दिन यानी 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इस बार फिर इजराइल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्या है ईरान के प्रॉक्सी गुटों की अगली रणनीति? जानने के लिए देखिए महायुद्ध टॉप 9। मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी गुटों के खिलाफ जंग में अमेरिका खुलकर सामने आया है। इजराइल की मदद में उसकी नेवी ने यमन में टॉमहॉक मिसाइलों से हमला बोला। अमेरिकी क्रूज से हुई दाह में हुती के कमांड ऑफिस और लॉन्चर साइट तबाह हो गए। भारी नुकसान का दावा है। अमेरिका की किलेबंदी से बौखलाए हुती ने तेल अवीव पर नॉन स्टॉप हमले किए। हुती के टारगेट पर आईडीएफ का पाल माचिम एयरबेस रहा। हुती के हमलों के दौरान हुती का एक ड्रोन एयरबेस की ओर जाता दिखाई दिया, जिसे इजराइल ने मार गिराने का दावा किया है। 7 अक्टूबर के हमले की बरसी पर इजराइल प्रॉक्सी गुटों ने एक साथ कई हमले किए। लेबनान के किसी अज्ञात जगह से हाइफा में कई क्रूज मिसाइलें दागी गई। हिजबुल्लाह की एक फादी मिसाइल पोर्ट सिटी के हाईवे पर गिरी, जिससे जाम लग गया। लोग दहशत में आ गए। हुती की तरह ही 7 अक्टूबर के हमले की बरसी पर हमास ने इजराइल पर बड़े हमले किए। सेंट्रल गाजा से तेल अवीव पर हमास ने M90 रॉकेट बरसाए। हमास के हमले से रिहायशी इलाके में भारी तबाही हुई। हमास ने हमले तेज करने की भी चेतावनी दी। हिजबुल्लाह की इजराइल में घुसपैठ की कोशिश एक बार फिर देखने को मिली। इजरायली बॉर्डर पर दोवेब में हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स ने अचानक अटैक किया, लेकिन आईडीएफ ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। हिजबुल्लाह ने इस बार इराकी मिलिशिया के साथ धावा बोला। उत्तरी गाजा में हिजबुल्लाह लड़ाकों के भाग कर आने की सूचना पर आईडीएफ ने नया ऑपरेशन शुरू किया। पहले राउंड में आईडीएफ के विमानों ने भीषण बमबारी की। फिर दूसरे चरण में आर्टिलरी फोर्स ने जोरदार शेलिंग शुरू की। हमास हिजबुल्लाह से जंग के लिए आईडीएफ ने डिवीजन 162 को उतारा है। हमास के ताजा अटैक को लेकर बॉर्डर पर इजरायली आर्मी अलर्ट हो गई है। आईडीएफ का दावा है कि उसने बीती रात गाजा में स्ट्राइक कर हमास को गहरी चोट दी। प्रिमिटिव अटैक में हमास का लॉन्चर साइट तबाह हो गया। इजराइल पर एक साथ सैकड़ों रॉकेट दागने का प्लान था। उत्तरी गाजा में हिजबुल्लाह लड़ाकों के भाग कर आने की सूचना पर आईडीएफ ने नया ऑपरेशन शुरू किया। पहले राउंड में आईडीएफ के विमानों ने भीषण बमबारी की। फिर दूसरे चरण में आर्टिलरी फोर्स ने जोरदार शेलिंग शुरू की। हमास हिजबुल्लाह से जंग के लिए आईडीएफ ने डिवीजन 162 को उतारा है। 7 अक्टूबर हमले की बरसी पर इजराइल की सेना हाई अलर्ट पर है। इस दौरान आईडीएफ ने युद्ध के 1 साल का आंकड़ा जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में अब तक हमास के 17,000 लड़ाके ढेर हो चुके हैं, जबकि आईडीएफ ने उसके 40,000 ठिकाने तबाह किए हैं। हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को आईडीएफ ने कैसे किया ध्वस्त? 72 घंटे में बेरूत पर कितने हमले हुए और इजराइल के कौन कौन से मिलिट्री बेस को हिजबुल्लाह ने बनाया है निशाना? बैटलफील्ड से जुड़ी खबरों के लिए देखिए वॉर जोन टॉप 9। 7 अक्टूबर के हमले की बरसी पर इजराइल ने लेबनान में फिर से भीषण बमबारी की। बेरूत से सामने आई इस विस्फोटक वीडियो को देखिए। एयरपोर्ट के पास आईडीएफ ने जमकर विध्वंस मचाया। इस अटैक में 12 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। बेरूत पर बीती रात इजराइल ने ऐसी बमबारी की कि हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व में खलबली मच गई। आईडीएफ के क्लस्टर वेपन से हिजबुल्लाह के रॉकेट भंडार में भयंकर विस्फोट हुआ और इसके बाद हिजबुल्लाह के रॉकेट मिसफायर होकर इधर उधर फटने लगे। लेबनान में इजराइल के स्ट्राइक से विध्वंस का अंजाम आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। F-15 के भयंकर अटैक से हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर जमींदोज हो गया। इस वीडियो में फाइटर जेट के थर्मल लिमिट्स में रिकॉर्ड हुआ। इस स्ट्राइक से 11 लोगों की मौत हो गई है। बेरूत अटैक का ये विध्वंसक वीडियो देखिए। एयरपोर्ट रोड के पास सबसे चौड़ी सड़क पर एक मिसाइल गिरी। आईडीएफ की मिसाइल से हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड, कमांड सेंटर और वेपन स्टोरेज तबाह हो गए। खबर है कि हिजबुल्लाह चाहकर भी अपने हथियारों को छुपा नहीं पाया। बेरूत और उसके आसपास के 4 शहरों पर अटैक पर हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के 200 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। इसके साथ ही 60 से ज्यादा ठिकाने और 5 बड़े वेपन डिपो भी पिछले 72 घंटे में नष्ट हो गए हैं। इस दौरान आईडीएफ के ग्राउंड फोर्स हिजबुल्लाह के टनल तक पहुंची। हिजबुल्लाह लड़ाकों के छिपे होने की आशंका में इजरायली एयरफोर्स ने एक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। यारून में मस्जिद पर बमबारी के बाद आईडीएफ ने कहा कि इस मस्जिद का इस्तेमाल वेपन छिपाने के लिए हो रहा था। यरूशलेम से लेकर दायरे तक आईडीएफ की मिसाइलों से भारी तबाही हुई है। मेरे कैमरा पर्सन अगर दिखाएं तो ये दिखाएंगे, ये वो लोग हैं जो अपनी विक्ट्री साइन लगातार कह रहे हैं। ये वो
हिजबुल्लाह कमांडर्स या फिर आप कह सकते हैं कि लोकल्स हैं जो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। इजराइल के 3 मिलिट्री बेस पर बीती रात घातक हमले हुए। हिजबुल्लाह और ईरानी मिसाइल ने हाइफा के 2 इजरायली बेस तो तिब्रियास में उसके तीसरे और अहम मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया। हिजबुल्लाह ने सभी टारगेट्स पर सटीक हमले का दावा किया है। इजराइल के हिजबुल्लाह के हमले से हाइफा के रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। उसके कई रॉकेट हाइफा के सड़कों पर गिरा। एक रेस्टोरेंट समेत कई घर तहस नहस हो गए। इजराइल ने 2006 के बाद इस हमले को सबसे बड़ा बताया है। ईरानी एयर स्पेस में उड़ान पर पाबंदी लगी। क्या आज की रात तेहरान से बदला लेगा तेल अवीव? और मिडिल ईस्ट में महायुद्ध को कैसे रोकेगा अमेरिका? वैश्विक तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। मिडिल ईस्ट के लिए अगले कुछ घंटे संकट से भरे हो सकते हैं। इजरायली सूत्रों के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में ईरान पर बड़े हमले का खतरा जताया गया है। इजरायली सेना किसी भी वक्त बड़े हमलों को अंजाम दे सकती है। अमेरिकी सेना भी अलर्ट हो गए। महायुद्ध की आशंका के बीच आईडीएफ के सभी कमांड सेंटर्स पर हलचल तेज। घातक वेपन से लैस एयरक्राफ्ट एक्शन में नजर आ रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है कि इजराइल की नॉर्थ कमांड और एयरफोर्स ने अटैक प्लान भी तैयार रखा है। बस उन्हें अटैक ऑर्डर का इंतजार है। इजरायली डिफेंस फोर्स की चेतावनी से मिडिल ईस्ट में हड़कंप है। आईडीएफ प्रवक्ता ने कहा है कि इजराइल अपने दुश्मनों को उनकी गलती की सजा जरूर देगा। इजराइल से ईरान की ऑयल और न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की आशंका जताई जा रही है। आज देर रात ईरान पर बड़े हमले का खतरा है। यही वजह है कि ईरान में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के सभी उड़ानों पर पाबंदी लगा दी गई है। ईरानी एयर स्पेस को 9 अक्टूबर तक के लिए पूरी तरह सील कर दिया गया है। जरूरत पड़ने पर इजराइल पर तत्काल हमले की तैयारी। इजरायल से संभावित हमले को लेकर ईरान ने भी बड़ी वार्निंग दी। आईआरजीसी ने वीडियो जारी कर कहा कि इजरायल की कब्र तैयार हो चुकी है, उसकी अब एक गलती वजूद मिटा देगी। आईआरजीसी प्रोपेगेंडा वीडियो में मिसाइल से इजरायली विमानों पर हमले का सिमुलेशन दिखाया गया। इजराइल से हमले की सूरत में ईरान ने अपने 2000 मिसाइलों को मोर्चे पर रेडी रखा है। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी कर यह दावा किया। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें मौजूद हैं। इजराइल पर ईरान ने अलग अलग पोजीशन से हमले का प्लान तैयार किया है। आईडीएफ के एयर डिफेंस को चकमा देने की तैयारी है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अलग अलग बेस पर लॉन्चर साथ सैकड़ों मिसाइलों को रेडी टू अटैक मोड पर रखा है। ईरान से तनातनी के बीच इजराइल को अमेरिका से सैन्य मदद जारी रहेगी। वॉशिंगटन ने यह संकल्प दोहराते हुए उसे करीब $18 बिलियन की सैन्य मदद जारी की है। पिछले 1 साल में बंकर बस्टर से लेकर आर्टिलरी शेल्स तक उसने इजराइल को दिए हैं। ईरान से पलटवार के खतरे को देखते हुए अमेरिकी सेना भी मिडिल ईस्ट में अलर्ट है। पूर्वी भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी और रेड सी में उसके एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट की 4 स्क्वाड्रन, 4 डिस्ट्रॉयर और 50,000 सैनिक अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। को पावर्ड बाय सैनिक 710 असली वाटरप्रूफ प्लाई। मारियो रस्क, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। बड़ी खबर, आज रात लेबनान पर इजरायल के बड़े हमले का अंदेशा और हमले के लिए लेबनान में घुसी है आईडीएफ की 91वीं डिवीजन, 91st डिवीजन। नेतन्याहू ने आईडीएफ चीफ से मीटिंग के बाद फैसला लिया है। लेबनान में सभी हिजबुल्लाह ठिकाने ध्वस्त करेगा इजरायल। ये बड़ी खबर आ रही है। तो 7 अक्टूबर 2023 की पहली बरसी पर एक बार फिर पूरा इजरायल प्रॉक्सी के संगठित हमलों से धधक उठा। इजरायल संघार के 3 H फ्रंट यानी हिजबुल्लाह, हमास और हूती ने साझा ऑपरेशन शुरू करके इजरायली शहरों में बारूदी वर्षा की। इजरायल पर प्रॉक्सी ने 4 चरणों में हमला किया। खास बात यह है कि हिजबुल्लाह ने अब तक के सबसे शक्तिशाली और ज्यादा मारक क्षमता वाले हथियार इस्तेमाल किए हैं। इन हथियारों में रूसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया। माना जा रहा है कि रूस के हथियारों का नाम बदलकर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए कैसे पूरा इजरायल धधक रहा है और पुतिन के हथियार कैसे प्रॉक्सी संगठनों तक पहुंच रहे हैं।
7 अक्टूबर की पहली बरसी पर प्रॉक्सी ने इजराइल के साथ ऑल आउट वॉर का ऐलान कर दिया। उत्तर, दक्षिण और सेंट्रल यानी पूरे इजराइल पर प्रॉक्सी ने 3 दिशाओं से जबरदस्त हमले किए। प्रॉक्सी ने 4 तरह से इजराइल पर हमले किए हैं। सबसे पहले इजराइल पर रॉकेट हमले किए गए, इसके बाद ड्रोन से हमले शुरू हो गए। ड्रोन के साथ साथ मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी गई। इसके साथ ही राजधानी तेल अवीव में प्रॉक्सी समर्थक ने फायरिंग शुरू कर दी। ये हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों की तस्वीरें हैं। हिजबुल्लाह ने वेस्टर्न गैलिली के तारशीहा पर रॉकेट हमला किया और इससे रिहायशी इलाके में भीषण आग लग गई। हिजबुल्लाह ने 6 अक्टूबर की आधी रात के बाद इजराइल पर हमले शुरू किए और हाइफा पर गिरे रॉकेटों के धमाके एक सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुए। सीसीटीवी में एक के बाद एक धमाके नजर आ रहे हैं। हाइफा में लगातार हमलों के बीच इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। हाइफा के साथ साथ इजराइल के तिबेरियास पर भी हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमले किए। प्रॉक्सी के रॉकेट हमलों से इजराइल के मालोत में जबरदस्त आग लग गई। इजराइल के हाइफा, किरियत शिमोना, लिबेरियास, तेल अवीव, अश्कलोन पर प्रॉक्सी ने एक साथ हमले किए हैं। इन हमलों में एक इजरायली की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। ये प्रॉक्सी के हमलों से इजराइल में हुई तबाही की तस्वीरें हैं। हाइफा से लेकर अश्कलोन तक जगह जगह तबाही के निशान हैं। बीती रात पूरे इजराइल पर इसी तरह रॉकेट उड़ते नजर आए। हिजबुल्लाह और हमास के साथ साथ हूती ने भी तेल अवीव पर ड्रोन हमला किया। इजराइल ने इस ड्रोन को इंटरसेप्ट कर दिया, लेकिन ड्रोन का मलबा गिरने से तेल अवीव के एक इलाके में आग लग गई। इजराइल के कई शहरों में रॉकेट हमलों से आग लग गई। रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमलों के साथ साथ तेल अवीव के बिर सबा में प्रॉक्सी समर्थकों ने फायरिंग की। इस फायरिंग में कई लोग घायल हो गए और एक इजरायली की मौत हो गई। खास बात यह है कि प्रॉक्सी के हमलों में इस बार ज्यादा ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। प्रॉक्सी ने फादी रॉकेट और मिसाइलों से हमले किए हैं। रिपोर्ट है कि रूस के हथियार प्रॉक्सी को मिल रहे हैं। इन हथियारों को नए नाम देकर इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। छह अक्टूबर की रात को ही रूस ने सीरिया में हथियारों की एक बड़ी खेप भेजी। तो 6 अक्टूबर को रूस का मालवाहक विमान IL-76 सीरिया के लताकिया पहुंचा। इस विमान ने मॉस्को से उड़ान भरी थी। दरअसल सीरिया के लताकिया में रूस का खमेई मेम एयर बेस है। 2015 से सीरिया में रूस का मुख्य सैन्य केंद्र यही है। रिपोर्ट है कि सीरिया में रूस ने हथियारों की बड़ी खेप भेज दी है। अब इन हथियारों की रीब्रांडिंग करके ईरानी प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस के इस नई हथियार सप्लाई से इजराइल पर हमले बढ़ने तय हैं।
राजधानी व्लादिमीर की आपूर्ति से हिजबुल्लाह, हमास और हूती की शक्ति बढ़ चुकी है। इस बात की आशंका पहले से थी कि 7 अक्टूबर की बरसी पर प्रॉक्सी के हमले होंगे। इजरायली सेना उत्तरी और दक्षिणी बॉर्डर पर अलर्ट पर थी। इसीलिए प्रॉक्सी ने इजरायल पर रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इन रॉकेट हमलों के बाद इजरायल के लेबनान ग्राउंड ऑपरेशन पर सवाल उठने लगे। लेबनान के मनारा, यफ्ता और मलकिया में इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रही है। इजरायल का दावा है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 120 से ज्यादा ठिकाने तबाह कर दिए गए। लेकिन बीती रात हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान के सीमाई इलाकों से इजरायल पर हमले किए हैं। खास बात यह कि हिजबुल्लाह ने इजरायल पर अब तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेट और मिसाइल से हमले किए। ऐसे में सवाल यह है कि इजरायली फोर्सेस हिजबुल्लाह के बड़े ठिकानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? क्या हिजबुल्लाह का अंडरग्राउंड नेटवर्क अभी तक आईडीएफ की पहुंच से बाहर है? हिजबुल्लाह के ओवरग्राउंड लॉन्च पैड भले ही इजरायल ने तबाह कर दिए हों, लेकिन अंडरग्राउंड नेटवर्क की बदौलत ही हिजबुल्लाह इतने बड़े हमले करने में कामयाब रहा है। इजरायल ने 7 फ्रंट पर जंग का 1 साल पूरा होने पर नुकसान की डिटेल रिपोर्ट भी तैयार की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल को अब तक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। 1 साल में इजरायल के 728 सैनिक मारे गए। इजरायल पर 26,000 रॉकेट हमले हुए हैं। गाजा में 17,000 लड़ाकों को ढेर कर दिया गया। 800 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए। गाजा में 4700 सुरंग शाफ्ट ध्वस्त कर दी गई। हिजबुल्लाह के 11,000 रॉकेट लॉन्च पैड नष्ट कर दिए गए। एक साल की इस जंग के बाद भी इजरायली प्रॉक्सी की ताकत को घटा नहीं पाया है। इजरायल पर बीती रात के हमले इसका संकेत हैं और अब व्लादिमीर पुतिन के समर्थन से प्रॉक्सी संगठन फिर मजबूत हो गए। तय है कि इजरायल पर पहले से बड़े हमले होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर है, लेबनान के दाइये में आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है। रिहायशी इलाकों पर F-35 लड़ाकू जहाज से बमबारी की है। हमले में 3 इमारतों में आग लग गई। तो प्रॉक्सी संगठनों ने इजरायल पर प्रहार किया, तो वही इजरायल का पिछले 24 घंटे से लेबनान पर जबरदस्त बारूदी हमला जारी है। इजरायल 150 बार बमबारी कर चुका है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने के साथ ही सीरिया में भी प्रॉक्सी संगठनों के ठिकानों पर बमबारी की गई। बड़े हमलों की बात करें तो हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को बम से नष्ट कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों पर भी भारी प्रहार हुआ है। बेरूत हवाई अड्डे से लेकर लेबनान इजरायल सीमा तक आईडीएफ का मिशन बेहद तेज रफ्तार से चल रहा है। रात के अंधेरे में आग का गुबार उठ रहा था। आसमान में रह रहकर फाइटर जेट की आवाज गूंज रही थी। फाइटर जेट जिस दिशा में भी गए, वहां से कुछ ही देर बाद धमाकों की गूंज सुनी गई। सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था।
सीरिया से लेकर लेबनान तक इजरायली वायुसेना बारूद बरसा रही थी। सात अक्टूबर के लिए तैयारी दोनों तरफ से थी, लेकिन बाजी इजरायली सेना ने मार ली। इजरायल पर एक बार फिर बड़े हमले का प्लान था। 7 अक्टूबर 2023 की तरह ही घुसकर हमले की योजना थी। लेकिन सीमा पर सख्त पहरा था। प्रॉक्सी संगठनों से बदले की बड़ी तैयारी थी। हमास तो नहीं, लेकिन हिजबुल्लाह इस बार कहर बरपाने को तैयार था। लेबनान की सीमा से घुसपैठ की कोशिश हुई। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायल में घुसने की कोशिश की, लेकिन इजरायली सैनिकों ने हर कोशिश को नाकाम कर दिया। दूसरी तरफ रॉकेट प्रहार की भी शुरुआत हुई, लेकिन इजरायली वायुसेना ने हर हमले के बदले उससे कहीं ज्यादा हमले किए। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ लेबनान में ही 35 से अधिक जगहों पर बम धमाके हुए। कई इमारतों को बम से तबाह कर दिया गया। हवाई अड्डे से लेकर समुद्री किनारे तक धमाके होते रहे। रात से शुरू हुए हमले का सिलसिला सुबह होने के साथ और तेज हो गया। लेबनान के शिया इलाके के साथ ही सुन्नी इलाकों पर भी हमले की शुरुआत कर दी गई। सिर्फ लेबनान नहीं, बल्कि सीरिया पर भी इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट मौजूद थे और इराकी रेजिस्टेंस के ठिकाने तबाह किए जा रहे थे। रात बीतने के बाद लेबनान के दाहिया से ये तस्वीरें सामने आई। इजरायल कितने शक्तिशाली बम से प्रहार कर रहा है, इसका अंदाजा इन गड्ढों को देखकर लगाया जा सकता है। लेबनान के दाहिया की ये तस्वीरें गाजा की याद दिला रही हैं। अब तबाही ठीक वैसी ही है। इमारतें बदरंग हो चुकी हैं और जगह जगह काला धुआं उठ रहा है। रविवार की रात लेबनान के बैरूत में पूरी रात दहशत मची रही। इजरायल ने लेबनान के 8 इलाकों में बमबारी की। हर इलाके में 4 से 5 इमारतों को निशाना बनाया गया। दावा है कि सभी इमारतों में हिज्ब के ठिकाने थे। दक्षिणी बैरूत का इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ है और यहां हिजबुल्लाह का शासन चलता है। इसीलिए इजरायल बैरूत के दक्षिणी हिस्से को ज्यादा निशाना बना रहा है। यही वजह है कि अब इन इलाकों से गाजा की तरह ही पलायन हो रहा है। लोग इस इलाके से दूर भाग रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण लेबनान से लोग समुद्र के किनारे की तरफ भाग रहे हैं। इन इलाकों को लेबनान की सरकार संभालती है। बंदरगाहों के करीब और भारी तादाद में लोग जमा हैं। इजरायल के इस भीषण प्रहार की वजह है मोसाद की खुफिया जानकारी। मोसाद ने सरकार को रिपोर्ट दी थी कि 7 अक्टूबर को प्रॉक्सी संगठन बड़े हमले की प्लानिंग में है। इसी जानकारी के बाद लेबनान से सीरिया तक भारी बमबारी की तैयारी की गई और सीमा पर तैनाती बढ़ा दी गई। इस प्लानिंग का असर रविवार रात से सोमवार पूरे दिन देखा गया। और इजरायल ने रविवार की रात हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया। हमले सिर्फ लेबनान नहीं बल्कि सीरिया पर भी किया गया। आईडीएफ ने सीरिया में इराकी रेजिस्टेंस पर प्रहार किया। लेबनान और सीरिया में रविवार रात से लगातार बमबारी जारी है। इजरायल के हमलों में बड़ी तादाद में प्रॉक्सी लड़ाकों की मौत का दावा किया गया है। इजरायल ने बेरूत एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। रिपोर्ट में दावा है कि रनवे पर कई बॉम्ब गिराए गए। हालांकि एयरपोर्ट से उड़ानें बंद नहीं हुई हैं। इजरायल की वायुसेना ने हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को भस्म करने का दावा किया है। कई हथियार गोदाम भी नष्ट कर दिए गए। गाजा की तरह ही लेबनान में भी इजरायल की वायुसेना मस्जिदों पर हमला कर रही है। बैरूत में यारून मस्जिद पर बमबारी की गई। इजरायल का दावा है कि हमास की तरह हिजबुल्लाह ने भी मस्जिदों में ठिकाना बना रखा है।
और हथियारों को जमा किया है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम भी लेबनान में मौजूद है और हमारे संवाददाता सुमित चौधरी भी उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां इजराइल ने बमबारी की है। ये कल रात को मैं आपको बता रहा था स्ट्राइक्स की गई और ये गाड़ियों को किस तरीके से नुकसान पहुंचा है इन इलाकों के अंदर। इतना बड़ा बम्बारमेंट थी, इतनी बड़ी मिसाइल थी कि इसने रोड की तरफ दोनों चीजों को बर्बाद कर दिया और पूरी रोड को क्या क्षति पहुंची है आप यहां पर आकर देख सकते हैं। देखिए गाड़ियां पूरी की पूरी यहां पर बर्बाद हो गई। कहा जा रहा था ये मूवमेंट मॉनिटर कर रहा था इजराइल, और इजराइल को जब ये पता लगा कि यहां से जो मूवमेंट हो रही है वो हिजबुल्लाह कमांडर्स की हो रही है, उसके बाद ये अटैक किया गया। चौबीस घंटे में इजराइल ने 150 हमले किए हैं। दक्षिणी लेबनान में 50 से अधिक इमारतें नष्ट हो चुकी हैं। हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को तबाह किया गया है। इस समय मौजूद है साउथ लेबनान के तारे इलाके की वो मार्केट, यानी जिसे ग्रैंड मार्केट भी कहा जाता है। ये यहाँ पर एक समय की इसकी पहचान हुआ करती थी, क्योंकि इस सड़क पे चारों तरफ बड़े बड़े शोरूम, बहुत बड़े बड़े आउटलेट्स हुआ करते थे, जिसमें दुनिया भर के तमाम बड़े ब्रांड्स भी थे। लेकिन अब यहाँ की आलम यह है कि या तो ज़्यादातर लोग यहाँ से खाली कर चुके हैं अपने घरों को, अपार्टमेंट्स को, शोरूम्स हों, दुकानें हों, घर हों, हॉस्पिटल्स हों, यहाँ तक कि कई हॉस्पिटल्स के अंदर भी हमको दिखा कि बर्बादी हो रखी है। देखिए सब कुछ इस बम्बारमेंट में या फिर उसकी चीज़ों में बर्बाद हो चुका है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने नसरल्लाह का अंतिम संस्कार तो सीक्रेट तरीके से कर दिया, लेकिन इजराइल के हमलों में मारे गए कमांडर्स को पूरा सम्मान दिया जा रहा है। और ये है वो जगह, यानी दायरे का वो आखिरी पॉइंट जिसके आगे अब जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इसके आगे मेजर फायर फाइट चल रहा है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच। और यही वजह है कि हमें आखिरी जगह जहाँ से बोला गया है कि अब इसके आगे हमें जाने की इजाज़त नहीं है। देखिए ये वो शहीद है, या फिर आप कह सकते हैं जो हिजबुल्लाह के कमांडर्स हैं जो मारे गए हैं हाल फिलहाल में, उनकी सभी की ये तस्वीरें लगा के हिजबुल्लाह ने अपने झंडे लगाए हुए। ये मार्केशन के लिए होता है कि इलाका हमारा है, और साउथ लेबनान के इस इलाके की आखिरी पोस्ट है, ये आखिरी वो जगह है जहाँ तक हमें जाने की इस समय इजाज़त है, क्योंकि अभी भी इजराइल की और हिजबुल्लाह की कई जगहों पर फायर फाइट चल रही है। लेबनान के साथ दक्षिण सीरिया में भी इजराइल के हमले हुए। इजराइल की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल पर रॉकेट से हमले की तैयारी थी, जिसके बाद सीरिया में मौजूद इराकी रेजिस्टेंस के ठिकानों को तबाह करने का मिशन शुरू किया गया। इजराइल पर रॉकेट हमलों की शुरुआत के बाद ही तमाम लॉन्च ठिकानों की जानकारी ली गई थी। उसके बाद ही वायुसेना को एक्शन का ऑर्डर मिला। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की बमबारी से लेबनान के लोग सीरिया भाग रहे हैं। रविवार को 5400 लोग लेबनान से सीरिया गए। रूस ने अपना एक कार्गो विमान सीरिया भेजा है। रूस के कार्गो विमान में लोगों की जरूरत का सामान भेजा गया है, या फिर सीरिया के प्रॉक्सी के लिए हथियार। अमेरिका और इजराइल इसका पता लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। और इजराइल की भीषण बमबारी की खबर है, इससे बेरूत थर्रा गया है। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर हमला, हथियार गोदाम में रखे हुए रॉकेट खाक हो गए। तो अरब में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि इजराइल ने ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले की धमकी दी है, जबकि जवाब में ईरान ने इजराइल के दिमोना एटमी सेंटर को उड़ाने की धमकी दे डाली। इस बीच आर्मीनिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आर्मीनिया भूकंप केंद्र की तरफ से कहा गया कि भूकंप की तरंगों का पैटर्न एकदम अलग था, जो एक परमाणु विस्फोट का संकेत दे रहा है। अब सवाल उठ रहा है, क्या ईरान ने सीक्रेटली परमाणु परीक्षण किया है? क्या वो इजराइल पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है? अगर ऐसा है, जो अरब एक ऐसे खतरे में घिर गया है इसके बाद, तो जिसमें परमाणु जलजला कभी भी दस्तक दे सकता है। अरब में तबाही का बवंडर कभी भी आ सकता है। क्योंकि इजराइल और ईरान एक दूसरे पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं।
ईरान को रूस के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है, जबकि इजराइल अमेरिका की सहमति के बाद ही ऐसा करेगा। इसके लिए कई मीटिंग हो चुकी हैं। ईरान के हमले के बाद से इजराइल ने पलटवार नहीं किया है, जबकि इजराइल लगातार कह रहा है कि वो ईरान पर हमला करेगा। हमले की देरी की वजह ईरान का एटमी पावर से लैस होना हो सकता है। पेंटागन से काफी पहले रिपोर्ट लीक हो चुकी है कि ईरान ने एटमी हथियार बना लिए हैं। यानी अमेरिका को इस बात का खतरा है, अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो ईरान परमाणु हमला कर सकता है। वैसे भी ईरान लगातार परमाणु प्रोग्राम पर काम कर रहा है। यूएन भी अंदेशा जता चुका है कि ईरान ने इतना यूरेनियम संवर्धित कर लिया है कि वो कभी भी 10 से 12 परमाणु टेस्ट कर सकता है। बीती रात एक ऐसी घटना हुई है जिससे यह अंदेशा जताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल को धमकाने के लिए एक परमाणु टेस्ट किया है। हालांकि अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, जबकि आर्मीनिया में आए भूकंप के झटके परमाणु टेस्ट के पैटर्न से मेल खाते हैं। बीती रात 10:46 पर आर्मीनिया के सीस्मिक स्टेशन ने 4.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप डिटेक्ट किया, जिसके बाद आशंका जताई गई कि भूकंप की वेव का पैटर्न भूकंप से ज्यादा किसी परमाणु विस्फोट से ज्यादा मेल खाता है। हो सकता है ईरान ने अंडरग्राउंड परमाणु टेस्ट किया हो। आशंका जताई जा रही है कि ईरान ने काविर रेगिस्तान में मौजूद अरादान न्यूक्लियर सेंटर के पास टेस्ट किया, जिसे आर्मीनियाई भूकंप सेंटर ने डिटेक्ट किया। और जब सीस्मिक तरंगों की जानकारी जुटाई तो पता लगा सीस्मिक तरंगे जमीन में कम गहराई पर थी, जबकि ऐसा परमाणु विस्फोट में होता है। भूकंप में तरंगे काफी गहराई तक जाती हैं। इसी तरह तरंगे सेंटर से बाहर की तरफ जाती हैं, फिर धरती की बाहरी प्लेट से टकराकर लौट आती हैं, जिससे आफ्टर शॉक आते हैं। जबकि आर्मीनियाई भूकंप सेंटर ने ऐसी कोई गतिविधि डिटेक्ट नहीं की। स्टडी के बाद पाया गया कि काविर रेगिस्तान में कुछ ऐसा हुआ है जो भूकंप तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि किसी परमाणु विस्फोट से मेल खाता है जो जमीन के नीचे हुआ है। इस बीच ईरान से आए एक बयान ने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। इस्लाम परमाणु हथियारों के बनाने और इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन जब मुसलमानों के सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करनी होगी, साथ ही ईरानी जनता की हिफाजत जरूरी होगी, तो हम निसंदेह एक्शन लेंगे। जरूरत पड़ने पर हम परमाणु हथियार भी बना सकते हैं। यानी ईरान सीधे तौर पर इजराइल और अपने दुश्मनों को धमकी दे रहा है कि वो परमाणु हमला कर सकता है। जबकि ईरान पिछले 6 महीने में 2 बार इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक कर चुका है। पहली मिसाइल स्ट्राइक 24 अप्रैल को की थी और दूसरी मिसाइल स्ट्राइक 1 अक्टूबर को की गई। दोनों ही बार इजराइल ने हमले की धमकी तो दी, लेकिन हमला किया नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं इसी वजह से अमेरिका ने इजराइल को ईरान पर हमला करने से रोका हुआ है, वरना इजराइल ने ईरान के टारगेट ही फिक्स कर लिए हैं, जिन्हें वो मिनटों में खाक कर सकता है। और इजराइल ने ईरान में तबाही के लिए टारगेट फिक्स कर लिए हैं। पहला टारगेट ईरान के 7 न्यूक्लियर सेंटर हैं, जिसमें से 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर लैब हैं। इन पर हमले के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल कर सकता है इजराइल। दूसरा टारगेट है ईरान की 10 ऑयल रिफाइनरी। इजराइल लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला करके ईरान को जबरदस्त आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता है। तीसरे टारगेट पर प्रेसिडेंशियल पैलेस है, जिसे सादाबाद कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसी कॉम्प्लेक्स में ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान रहते हैं। 80 हेक्टेयर में बना पैलेस अल्बर्ज की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चौथे टारगेट पर खामनेई कॉम्प्लेक्स है। यहाँ सुप्रीम लीडर खामनेई रहते हैं। कॉम्प्लेक्स में लग्जरी अंडरग्राउंड बंकर है। जबकि 5वां टारगेट तेहरान में मौजूद IRGC का हेडक्वार्टर है। इजराइल पर हमले की रणनीति यही बनाई जाती है। इजराइल यहाँ लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमले कर सकता है।
دو پرواز برنده ناشناس نزدیک شونده. ईरान के टारगेट फिक्स करने का मतलब है कि जैसे ही पेंटागन से ग्रीन सिग्नल मिला वैसे ही इजराइल ईरान में तबाही मचा देगा। हो सकता है यह हमला कुछ दिन या कुछ घंटे में भी इजराइल कर दे। इसके लिए योआव गैलेंट एक दिन बाद वॉशिंगटन जा रहे हैं। वहां अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात होगी। उसके बाद तय किया जाएगा कि इजराइल के हमले का दायरा कहां तक और कितना विध्वंसक हो सकता है। हालांकि इजराइल ने जेरिको मिसाइल तैनात करके अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं कि वो कभी भी ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बना सकता है। जबकि ईरान ने भी इजराइल में टारगेट सेट कर लिए हैं, जिसमें उसके निशाने पर इजरायली नेवल बेस हैं, जहां मिसाइलों से हमले कर सकता है। ईरान के टारगेट पर है इलात, अशदोद, अतलित और हैफा। इसके अलावा इजरायली एयरबेस को भी तबाह कर सकता है। इजराइल के सबसे बड़े एयरबेस हैं उफ्दा, रामोन और हाजीरा। इसके अलावा सेंट्रल इजराइल में नेवातिम, पलमाचिम, तेल नोफ और तेल अवीव फिर निशाने पर हैं। साथ ही रमात, रेवाया और अमियात पर खड़े फाइटर जेट को खाक में मिला सकता है। यहां तक कि ईरान इजराइल के इकलौते एटमी बेस दिमोना पर भी मिसाइल हमला करके भारी तबाही मचा सकता है। ईरान ने ये टारगेट इसलिए फिक्स किए हैं क्योंकि इजराइल ने ऑयल रिफाइनरी के साथ इस्फहान और नतांज पर हमले की बात कही है। ईरान की तरफ से कहा गया है, हम दिमोना एटमी सेंटर को मिनटों में उड़ा देंगे, उससे भी पहले जब तक इजराइल के प्लेन वापस भी अपने बेस पर नहीं लौट पाएंगे। हालांकि ईरान इजराइल को लेकर काफी सतर्क है। ईरान के ऑयल मिनिस्टर ने कई बड़ी ऑयल रिफाइनरियों का दौरा किया, वहां रूस से आए डिफेंस सिस्टम लगाने का आदेश दिया। इसके अलावा ईरान ने रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी हैं। एयर स्पेस की निगरानी के लिए फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। यानी ईरान पूरी तरह तैयार है। अगर इजराइल हमला करता है तो ये अरब में महाविध्वंस की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ईरान अपने तेवर 2 बार हमला करके जता चुका है और इस बार वो परमाणु हमला कर सकता है, जिसकी आशंका पेंटागन जता चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और दाहिया शहर पर बमबारी को 60 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक कुछ फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी की कोई खबर नहीं। कानी अब भी लापता है। उनकी मौत के दावों के बीच ईरान चुप है। ऐसे में एक नई थ्योरी सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि इस्माइल कानी मोसाद और CIA के एजेंट थे। दावों की वजह प्रॉक्सी संगठनों के नेताओं की मौत से कानी का कनेक्शन है। अगर ये दावे सच हैं तो अभी इस्माइल कानी कहां हैं और वो अचानक गायब क्यों हो गए, इस रिपोर्ट में देखिए। घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक इस्माइल कानी की कोई खबर नहीं। ईरान की कुछ फोर्स के कमांडर लापता है। करीब 60 घंटे पहले बैरूत के दाहिया में हुई इस स्ट्राइक के बाद से इस्माइल कानी का कोई अता पता नहीं। इजराइल मीडिया में कानी की मौत की खबरें वायरल हैं, लेकिन ईरान चुप है। न कानी की मौत स्वीकार कर रहा है, न खंडन कर रहा है। ईरान की इस चुप्पी ने अब दुनिया भर में इस्माइल कानी को एक बड़ी गुत्थी बना डाला है। सवाल उठ रहे हैं, इस्माइल कानी का सच क्या है? क्या कानी की वाकई मौत हो चुकी है या फिर वो मोसाद या CIA का एजेंट है? ये बैरूत के दाहिया शहर की तस्वीरें हैं। 4 अक्टूबर को यहां इजरायली एयरफोर्स ने बड़ी स्ट्राइक की थी।
करीब 3000 किलो बारूद में नसरल्लाह के उत्तराधिकारी यानी हिजबुल्लाह के अगले चीफ हाशिम सैफी अल-दीन के मारे जाने का दावा था। दावा है कि हाशिम सैफी के साथ इस्माइल कानी भी मौजूद था। जिसके बाद खबर फैल गई कि हमले में इस्माइल कानी की मौत हो चुकी है। ईरानी मीडिया में भी सवाल पूछे जाने लगे, लेकिन ईरान अभी तक कानी पर चुप्पी साधे बैठा है। अब दावा किया जा रहा है कि इस्माइल कानी मोसाद का एजेंट था, जिसे हमास और हिजबुल्लाह के खात्मे तक ईरान में रहना था। नसरल्लाह की मौत के बाद कानी को तेल अवीव पहुंचा दिया गया। फिलहाल इस्माइल कानी तेल अवीव के किसी सेफ हाउस में है। माना जा रहा है कि यही वो वजह है जिसके कारण 4 अक्टूबर को हुए हमलों और कानी की मौत पर ईरान को जवाब देते नहीं बन रहा। ईरान ही नहीं, हिजबुल्लाह में भी कानी पर सन्नाटा पसरा है। हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल विंग के वरिष्ठ अधिकारी महमूद कमाती ने अपने एक बयान में कहा, बीते कुछ दिनों से कानी के लापता होने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम इसका सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि कानी को हमास और हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए प्लांट किया गया था। काम पूरा होने के बाद अब उन्हें अंडरग्राउंड कर दिया गया है। दरअसल बीते कुछ वक्त में हमास और हिजबुल्लाह के कई बड़े लीडर मारे गए और मौत से पहले इन सभी का कनेक्शन ईरान से पाया गया। हमास चीफ इस्माइल हानिया ईरान के तेहरान शहर में मारा गया था। वो यहां ईरानी सेना के कड़े पहरे में था। हमास के मिलिट्री विंग का प्रमुख मोहम्मद ताइफ हत्या से 2 दिन पहले कुद्स फोर्स के कमांडर से मिला था। फवाद शुक्र ने भी अपनी मौत से ठीक पहले ईरान से हथियारों की खेप ली थी और इस्माइल कानी से मिला था। मोहम्मद सरूर 26 सितंबर को मारा गया। 24 सितंबर को वो सीरिया में IRGC की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी से मिला था। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक है कि नसरल्लाह की मौत के वक्त भी इस्माइल कानी लेबनान में ही मौजूद था। लेकिन सवाल है कि कानी ईरान से गद्दारी क्यों करेगा? इसकी वजह है ओहदे के मुताबिक सम्मान ना मिलना। दरअसल साल 2020 में कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। सुलेमानी की मौत के बाद कानी को कुद्स फोर्स का कमांडर बनाया गया। एक्सपर्ट्स की माने तो इस्माइल कानी को कभी सुलेमानी जैसा सम्मान नहीं मिल पाया। इस्माइल कानी का कद ईरान में भी सुलेमानी के मुकाबले कुछ नहीं था। दावा किया जा रहा है कि इसी बात का फायदा उठाकर मोसाद ने कानी के साथ डील कर ली। अब ईरान को डर है कि अगर इस्माइल कानी की हकीकत दुनिया के सामने आई तो ईरान पर सवाल उठ जाएंगे, इसीलिए वो चुप है। हालांकि कुछ दावे इससे उलट भी हैं, जिनमें ईरान की चुप्पी उसका एक षड्यंत्र माना जा रहा है। माना जा रहा है कि या तो कानी की मौत हो चुकी है, या फिर वो गंभीर रूप से जख्मी है, या फिर ईरान ने कानी को गायब कर दिया, या वो मौत के डर से खुद अंडरग्राउंड हो गया है। दरअसल इजराइल से जंग के लिए इस्माइल कानी बेहद अहम हथियार है, क्योंकि उसके नहीं होने से प्रॉक्सी संगठनों का पूरा नेटवर्क बेहद कमजोर हो जाएगा। इसीलिए वो कानी की हकीकत दुनिया से छिपा रहा है। इस्माइल कानी ईरान की कुद्स फोर्स का कमांडर है। कुद्स फोर्स सभी प्रॉक्सी संगठनों को कंट्रोल करती है। प्रॉक्सी को हथियार पहुंचाने का जिम्मा भी कुद्स फोर्स के पास है। कानी को कुछ भी हुआ तो प्रॉक्सी संगठन का नेटवर्क खतरे में पड़ जाएगा। प्रॉक्सी संगठन के हौसले टूट जाएंगे।
और ऐसे वक्त में जब ईरान इजराइल पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें दाग चुका है, तब वो प्रॉक्सी संगठनों के कमजोर होने का जोखिम नहीं ले सकता, क्योंकि प्रॉक्सी के खात्मे का मतलब इजराइल के टारगेट पर सीधा ईरान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इजराइल को दहलाने के लिए ईरान ने एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें वो ठीक उसी तरह हमले करेगा जैसे रूस के प्रॉक्सी एजेंट नेटो देशों में कर रहे हैं। यानी अब ईरान प्रॉक्सी लड़ाकों को इजराइल के मददगार देशों में भेजकर हमले करा सकता है। यानी ईरान ने ठान लिया है कि वो पश्चिमी देशों से टक्कर लेगा, क्योंकि ईरान के साथ रूस और चीन है। खास बात यह है कि रूस लगातार ईरानी प्रॉक्सी को हथियार भेज रहा है और हमले की रणनीति बनाने में भी मदद कर रहा है। इजराइल लेबनान और सीरिया में तबाही मचा रहा है। लगातार ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों को तबाह कर रहा है। दरअसल इजराइल ईरानी प्रॉक्सी की लीडरशिप को पूरी तरह तबाह कर देना चाहता है। इस मोडस ऑपरेंडी के सहारे इजराइल ने नसरल्ला, हानिया, फवाद शुक्र जैसे कमांडर मार गिराए। अब उसी तरह की प्लानिंग ईरान करने में जुट गया है। ईरान ने जो मृत्यु जाल तैयार किया है, उसमें उसके टारगेट पर इजराइल और अमेरिका पहले नंबर पर है, जबकि उससे आगे पश्चिमी देश भी हैं जो इजराइल की मदद कर रहे हैं। साथ ही पश्चिमी देशों में इजरायली दूतावासों पर भी हमले करा सकता है। साथ ही इजरायली इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यहूदियों पर हमले कराए जा सकते हैं। यानी हमले का दायरा सिर्फ अरब तक सीमित नहीं, बल्कि अरब से बाहर तक जा पहुंचा है। ये ठीक उसी तरह की प्लानिंग है जैसे हमले रूस यूरोप में कर रहा है। रूस के एजेंट वो नेटो देशों में घुसकर हमले कर रहे हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अब ईरान भी इसी तरह उन देशों को टारगेट कर सकता है जो इजराइल की मदद कर रहे हैं। यानी अब ईरान अपने प्रॉक्सी लड़ाकों को यूरोप और अमेरिका भेजकर आगजनी, गोलीबारी, हत्या और हिंसा भी करा सकता है। यहां तक कि ईरान अमेरिका इजराइल में टॉप लीडरशिप और सैन्य अफसरों पर हमले करा सकता है। इजराइल ईरान के मंसूबे समझ चुका है, इसलिए उसने सीरिया और लेबनान पर हमले तेज कर दिए हैं। खासतौर से सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी ठिकानों पर ज्यादा हमले किए जा रहे हैं। मोसाद का इनपुट है कि लेबनान से सीरिया भाग रहे लोगों में हिजबुल्लाह के लड़ाके भी शामिल हैं, जो सीरिया से यूरोप और अमेरिका भाग सकते हैं, जिन्हें ईरान अपने मंसूबे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यानी पश्चिमी देशों में प्रॉक्सी हमले करा सकता है और इसके लिए अच्छी खासी रकम भी दे सकता है। इसका सीधा मतलब है कि ईरान की प्लानिंग में क्रेमलिन भी शामिल है, क्योंकि क्रेमलिन की रणनीति अपनाकर ईरान एक तरफ लगातार परमाणु धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ वैगनर की तरह प्रॉक्सी की ऐसी फौज तैयार कर रहा है जो अलग अलग देशों में जाकर इजराइल और अमेरिकी लोगों और उनके संस्थानों को तबाह कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।
और आज रूसी राष्ट्रपति 72 साल के हो गए, लेकिन जन्मदिन के मौके पर क्रेमलिन से शांति की जगह एटमी संदेश आया। अपने जन्मदिन पर राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया कि रूसी साम्राज्य का विस्तार उनके एजेंडे में टॉप पर है। अगला जन्मदिन आने से पहले वो साम्राज्य विस्तार का पहला चरण शुरू कर देंगे और इसकी शुरुआत ब्रिटेन की एटमी तबाही से होगी। अक्टूबर की रात जैसे ही घड़ी ने 12 बजे का कांटा छुआ, मॉस्को का आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। मौका था रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 72वें जन्मदिन का। दुनिया को उम्मीद थी कि इस मौके पर रूस से शांति का संदेश आएगा, लेकिन आई तो दुनिया में खलबली मचाने वाली नई धमकी और सुनाई दी एटमी तबाही की आहट। कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन 74 साल के होने से पहले रूसी साम्राज्य विस्तार का पहला चरण शुरू कर सकते हैं। इन कयासों की वजह है अलेक्जेंडर दुगिन की शुभकामनाएं और क्रेमलिन से आने वाली एटमी चेतावनी। दरअसल पुतिन को जन्मदिन का सबसे पहला शुभकामना संदेश उनके करीबी अलेक्जेंडर दुगिन ने दिया। उन्होंने लिखा, भगवान जार को हमेशा सुरक्षित रखे। अपने संदेश में दुगिन ने पुतिन को जार कहकर संबोधित किया, जिसके मायने काफी ज्यादा बड़े हैं और वो पुतिन के विस्तारवादी सोच को उजागर करते हैं। प्राचीन रूसी साम्राज्य में शासक को जार कहकर संबोधित किया जाता था। पुतिन 25 साल से रूस की सत्ता पर काबिज हैं। मार्च 2024 में रूस में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिसमें पुतिन ने रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की। पुतिन ने 6 साल का कार्यकाल पूरा किया तो उनका कार्यकाल 31 साल का हो जाएगा। प्राचीन रूस में किसी शासक ने इतने सालों तक राज नहीं किया, इसीलिए दुगिन ने पुतिन को जार कहकर शुभकामनाएं दी। जहां एक तरफ पुतिन की तुलना प्राचीन रूसी शासकों से हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन के जन्मदिन पर एटमी धमकियां तेज हो गई हैं। रूस के उप विदेश मंत्री ने अपने एक टीवी इंटरव्यू में कहा, अगर अमेरिका नए परमाणु हथियार का परीक्षण करता है तो हम भी उसी अंदाज में वॉशिंगटन को जवाब देंगे। दरअसल हाल ही में सामने आई कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमेरिका 32 साल बाद एक बार फिर परमाणु परीक्षण करने वाला है, जिसके जवाब में रूस ने पश्चिमी देशों को अंजाम भुगतने की धमकी दी। अमेरिका ने इससे पहले साल 1992 में परमाणु परीक्षण किया था। हालांकि 32 साल बाद एक बार फिर इसे दोहराने की रिपोर्ट्स को वॉशिंगटन ने सिरे से खारिज कर दिया है। एक तरफ रूस से साम्राज्य विस्तार और एटमी तबाही के संकेत मिल रहे हैं, तो वहीं रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने सूमी में बस पर ड्रोन हमला किया, ओडेसा में सिविलियन शिप पर ड्रोन दागे, कुपियांस्क में बस स्टॉप पर हमला किया, क्रामातोर्स्क में KH-22 मिसाइल दागकर फायर स्टेशन को उड़ा दिया। दरअसल माना जा रहा है कि पुतिन आम लोगों पर हमले कर यूक्रेन जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं, ताकि साम्राज्य विस्तार का अगला चरण शुरू कर सके। दावा है कि यूक्रेन जंग को सर्दियों से पहले ही खत्म कर पुतिन रूस विस्तार के लिए निकल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और साउथ कोरिया के बंकर बस्टर बॉम्ब के प्रदर्शन के बाद से किम जोंग बेचैन था।
उम्मीद के मुताबिक किम जोंग फिर धमाकों के साथ अपने पड़ोसी देश साउथ कोरिया को चेतावनी उसने दे दी है। किम जोंग अपनी आर्टिलरी की ताकत का प्रदर्शन किया है। उसने आर्टिलरी से फायरिंग का अभ्यास कराने के साथ ही एक बार फिर साउथ कोरिया में कूड़े से भरे गुब्बारों का पहुंचना शुरू हो गया है। किम की बौखलाहट की वजह से एक बार फिर नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच तनाव बढ़ गया है। लगता है धमाकों का शोर ही किम जोंग को सुकून देता है और बारूद की महक ही राहत। नॉर्थ कोरिया युद्ध से दूर है, लेकिन किम जोंग अपनी सेना को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखता है। यही वजह है कि कभी मिसाइलों का धमाका होता है तो कभी कोई नए हथियार का टेस्ट। अब किम जोंग ने फिर नॉर्थ कोरिया की खामोशी को तोड़ा है। इस बार किम ने अपनी आर्टिलरी की ताकत को परखा है। किम जोंग कुर्सी पर आकर विराजमान हुआ और उसके बाद सामने आर्टिलरी से धमाके शुरू हो गए। कई धमाकों को सुनने के बाद किम जोंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। किम जोंग अपनी सेना की ताकत को देखकर बेहद खुश हुआ और सैनिकों और कमांडर्स को शाबाशी देकर चला गया। आपको लग रहा होगा कि किम जोंग ये सब बेवजह करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। किम के हर धमाके में एक पैगाम होता है। इस बार भी आर्टिलरी के इन धमाकों से साउथ कोरिया को चेतावनी दी गई है। क्योंकि साउथ कोरिया ने यूनुमू 5 मिसाइल का प्रदर्शन किया था। यूनुमू 5 बंकर बस्टर की तरह जमीन को फाड़ सकती है। मिसाइल में 9000 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जा सकता है। साउथ कोरिया के इसी शक्ति प्रदर्शन के बाद से किम गुस्से में था। माना जा रहा था कि किम जोंग जल्द ही किसी बैलिस्टिक मिसाइल का धमाका करके अपने दुश्मन को चेतावनी देगा। लेकिन शायद किम के हथियार गोदाम में इस वक्त कोई भारी भरकम नई मिसाइल नहीं पहुंची है, इसलिए किम जोंग ने आर्टिलरी का अभ्यास करवा दिया। इसके अलावा एक बार फिर बलून प्रहार भी हुआ है। नॉर्थ कोरिया की तरफ से कई बलून साउथ कोरिया की तरफ उड़ाए गए। सभी बलून में कचरा भरा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 230 बलून उड़ाए गए हैं। मई के महीने में नॉर्थ कोरिया ने 5000 बलून साउथ कोरिया भेजे थे। साउथ कोरिया हालांकि आर्टिलरी अभ्यास से सतर्क है, क्योंकि इस साल की शुरुआत में नॉर्थ कोरिया ने पश्चिमी तट पर 200 गोले बरसाए थे। तो गाजा युद्ध का 1 साल पूरा हो गया। 7 अक्टूबर 2023 को ही हमास ने इजराइल पर हमले किए थे। अगले दिन गाजा पर बमबारी शुरू हो गई। युद्ध सीरिया, लेबनान, यमन तक फैल गया। देखिए बीते 1 साल में क्या क्या हुआ। युद्ध में कितना बारूद बरसाया गया, दोनों तरफ कितना नुकसान हुआ है।
necessary. Tunnels like this in Gaza. We need to do everything in our hearts and minds. और आज हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे। देखते हैं प्रोबो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या इस साल अयोध्या से सीतामढ़ी के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेगी? 40% यस, 60% नो। क्या भारतीय रेलवे सभी जोनल रेलवे में प्राइम योजना लागू करेगा? 45% यस, 55% नो। क्या इस साल टाटा भारत में फिर से आईफोन का प्रोडक्शन शुरू करेगा? 80% यस, 20% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. TNC apply.